नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का डिजिटल एजुकेशन को। तो यूनिट 4 को गाइस शुरू करेंगे आज की इस क्लास से, और जो यूनिट 3 है तो उसको गाइस यूनिट 4 को कंप्लीट करने के बाद करेंगे स्टार्ट। और गैस अगर आप लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 का वीडियोस नहीं देखे है तो गैस आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर गैस देख सकते हैं। तो देखिए गैस, सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिट 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ई गवर्नेंस नाम है यूनिट 4 का, और इसमें पढ़ना है हमें इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, कि जो ई गवर्नेंस है भारत में, ई गवर्नेंस का परिचय। फिर टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का टाइप्स पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है ई गवर्नेंस का, G2C, फिर आता है G2E, G2B और फिर G2G, और फिर लास्ट में गए हम लोग पढ़ेंगे ई गवर्नेंस इन झारखंड। ठीक है, झारखंड में ई गवर्नेंस कब आया, ठीक है, और उसके विषय में पढ़ेंगे कौन कौन से सेवाएं गाइस हमें मिल रहा है झारखंड में ई गवर्नेंस के थ्रू। ठीक, तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस इन इंडिया। तो सबसे पहले हिंदी में देख लेंगे गाइस, भारत में ई गवर्नेंस का परिचय, और फिर गैस हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। और गैस वीडियो के साथ ही साथ आपको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है नोट्स का। तो देखिए यहाँ पर जो ई गवर्नेंस है उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ई गवर्नेंस, और ई से हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ई गवर्नेंस का पूरा नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो इतना भी कहीं सरकारी सेवाएं वगैरह है तो उसको ऑनलाइन माध्यम में प्रदान करना ही ई गवर्नेंस है। जैसे कि गैस कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह अगर हम लोग बनाते हैं तो वो हम लोग जब ऑनलाइन बनाते हैं तो वो ई गवर्नेंस हो गया। ठीक, तो देखिए ई गवर्नेंस भारतीय सरकार के नए नीतियों और प्रणालियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान करने का प्रयास है। ठीक, जो नए नीतियाँ है, योजना वगैरह है, सर्टिफिकेट बनाना हो गया, तो ये सभी गाइस जब ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किया जाएगा तो तब गाइस वो सेवाओं को हम लोग ई गवर्नेंस कहेंगे। तो फिर नेक्स्ट आता है, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। तो कब हुआ था शुरुआत, 1970 के दशक में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक शासन की दिशा में पहला कदम 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का गठन के रूप में उठाया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का गठन कब हुआ था, 1970 में, और तभी पहला कदम ई गवर्नेंस की ओर उठाया गया था, इसका स्थापना करके। फिर इसके बाद 1976 से 1977, तो बस इसके जगह अगर 1977 लिखा रहा है तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक, तो 1976 से 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना किया गया, जिसने जिला स्तर पर कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत की। ठीक, जिला लेवल पर क्या हुआ, जो ऑफिस सरकारी ऑफिस वगैरह है तो उसमें जो कार्य है वो कंप्यूटर में होने लगा। तो और गैस देखिए किसका स्थापना होता है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का, और इसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहते हैं। तो गाइस हिंदी वालों के लिए हिंदी नेम प्लस इंग्लिश नेम दोनों ही याद रखना है, और उसका शॉर्ट फॉर्म भी NIC, और उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। फिर देखिए आधिकारिक तौर पर देशव्यापी स्तर पर ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए, तो गैस नेशनल लेवल पर जो ई गवर्नेंस है उसको लागू करने के लिए क्या हुआ, 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP को मंजूरी दी गई। फिर ई गवर्नेंस को
अधिक सशक्त बनाने और अधिक मजबूत करने के लिए 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना था। तो 2015 में क्या हुआ? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। तो गैस कोई भी योजना वगैरह निकलते हैं, ठीक, कोई भी प्रोग्राम वगैरह गैस हो रहा है तो उसको गैस फैलाने में, उसको विकसित करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यही था गैस प्रोसेस ई गवर्नेंस को विकसित करने का। तो फिर गैस हम लोग अभी पढ़ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है ई गवर्नेंस का। तो देखिए कोई भी योजना वगैरह, कोई भी सेवाएँ गैस जब ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है तो उस विषय में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकता है। उस योजना या फिर वो जो सेवा है तो उसके विषय में हम लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वही है इसका उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी बनाना है, यानी जवाबदेही बनाना है, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में आसानी हो। फिर भारत में ई गवर्नेंस के सरकारी सेवाओं की पहुंच, प्रभावशीलता और गुणवत्ता को मजबूत करना है। ठीक, जो भारत में ई गवर्नेंस जो सरकारी सेवाएं है तो उसको मजबूती से प्रदान किया जाए, तो ये इसका उद्देश्य रहा है। फिर सरकारी प्रक्रियाओं को आसान, पारदर्शी और दिलचस्प बनाना है, जिससे नागरिकों को सुविधा हो और सरकारी सेवाओं का अधिक तेजी से विकास हो। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है इसका लाभ। देखिए सबसे पहला लाभ है समय और श्रम की बचत। तो गैस जो सेवाएं है वो ऑनलाइन प्रदान जब हो रहा है, ठीक, जैसे कि सर्टिफिकेट बनाना हो गया, वो हम लोग ऑनलाइन बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, समय और श्रम दोनों का ही बचत होता है। हमें लंबी लाइनों में लगने का ज़रूरत नहीं होता है, जिससे समय भी और श्रम भी बचता है। और दूसरा जो सरकारी दफ्तर है, तो दूर-दूर अगर सरकारी दफ्तर यानी जो सरकारी ऑफिसेस है अगर वो है, तो वहाँ पर हमें जाना नहीं पड़ रहा है, ठीक। हम लोग अपने आमने-सामने कहीं जो साइबर कैफ़े वगैरह है, तो वहाँ से हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह बना सक रहे हैं, ठीक। तो वही है गाइस। देखिए समय और श्रम की बचत, इससे लोगों को सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में आसानी होती है, जिससे समय यहाँ पे जिससे हो जाएगा, जिससे जिससे समय और श्रम की बचत होती है। लोगों को घंटों लाइनों में लगना नहीं पड़ता। फिर लागत में कमी, जैसे कि गैस जब ऑफलाइन वगैरह कोई सर्टिफिकेट बन रहा है तो उसमें गैस एक स्तर, देखिए कोई जमा लेगा, फिर कोई गैस चेक करेगा सर्टिफिकेट को, है ना। तो ये सब गैस प्रोसेस रहता है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग अधिकारी अलग अलग काम करते हैं, जिसके लिए गैस सरकार को उन अधिकारियों को पे करना होता है ना। तो वही गैस जो लागत है, उसी लागत में कमी हो सकता है अगर ऑनलाइन वगैरह जानकारी लोगों का लिया जा रहा है, ठीक। ऑनलाइन ऑनलाइन में गैस कोई लोग अगर कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन ऑनलाइन उसका इन्फॉर्मेशन गैस सरकार तक चल जाएगा, ठीक। जिसमें अधिकारियों तक उस जानकारी को पहुंचाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। उतना अधिकारियों का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जिससे क्या होता है, लागत में कमी हो जाएगा सरकार का। तो डिजिटल माध्यमों का उपयोग से प्रशासन की परिचालन लागत में कमी आता है। फिर नेक्स्ट इसका लाभ है सुगम पहुंच। नागरिक घर बैठे सरकारी सेवाओं जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, मतलब जो पेमेंट है बिल वगैरह, ठीक, तो उसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। फिर सीधा संपर्क, सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद संभव होता है, जिससे नीतियाँ बनाने में जनता की राय लेना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सुधारित सेवा वितरण, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे पहलों से सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में पहुँचता है, ठीक। तो ये भी गाइस क्या है, जो डीबीटी है, तो ये भी ई गवर्नेंस में ही, मतलब ई गवर्नेंस के अंदर एक विशेषता बोल सकते हैं, जिससे जो पैसा सरकारी योजना का जो पैसा है वो डायरेक्ट हम लोग का बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है, ठीक।
फिर नेक्स्ट आता है जिससे गाइस जो बीच के लोग हैं जो फिर गाइस पैसा वगैरह लाभार्थी को देंगे तो उनका भूमिका समाप्त हो गया है। फिर देखिए डिजी लॉकर, नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं जिससे उन्हें भौतिक प्रतियां ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गैस डिजी लॉकर, ये आपको पता है डिजी लॉकर क्या है? इसमें गैस देखिए जो डिजी लॉकर है तो वो एक ऐप है। इसके बारे में गैस हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, यूनिट 3 में। ठीक, तो गैस डिजी लॉकर में क्या होता है, जो अपना डॉक्यूमेंट है तो वो हम लोग रख सकते हैं डिजी लॉकर में, जिससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कोई काम के लिए गए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब है तो वो हम लोग हमेशा इधर उधर लेकर जाएं। अगर हमारा जो डॉक्यूमेंट है डिजी लॉकर में सेव है, यानी फ़ोन में भी गए हम लोग डिजी लॉकर खोल सकते हैं और उसमें अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सेव कर वो रख सकते हैं, ठीक। तो डिजी लॉकर से ही गए हम लोग अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं या फिर उसी से प्रिंट आउट वगैरह निकाल कर दे सकते हैं, ठीक। तो ये भी माननीय रहता है, ठीक। तो वो है, ठीक। इसके विषय में गाइस हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे और डिटेल में। तो देखिए, तो नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं जिससे बार बार जो वाला जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो इधर उधर ले जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक। हम लोग अपना डिजी लॉकर में सेव डॉक्यूमेंट को ही दिखा सकते हैं या फिर उससे कार्य कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट गाइस है इसका हानि क्या क्या है ई गवर्नेंस का। तो सबसे पहला हानि तो ये है, या फिर बोल सकते हैं कमियां क्या है, कमियां बोलना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो डिजिटल डिवाइड, तो इसका मतलब क्या होता है, तो गाइस देखिए जिसको ऑनलाइन वगैरह सेवाओं का लाभ लेने आते तो वो तो ले लेंगे, ठीक। ऑनलाइन वगैरह जानकारी, तकनीकी जानकारी बहुत है तो गाइस जो सेवाएँ हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं। पर जिनको गैस तकनीकी जानकारी नहीं है, ठीक, जिनके पास इंटरनेट कंप्यूटर का सुविधा नहीं है तो वो गैस सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। तो ये है डिजिटल डिवाइड। फिर नेक्स्ट आता है गोपनीयता और सुरक्षा का खतरा, ठीक। तो व्यक्तिगत डेटा चोरी होने या सरकारी वेबसाइटों में हैक होने का डर हमेशा बना रहता है। तो ये एक है। और फिर नेक्स्ट आता है यहाँ से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर रुक जाइए, तकनीकी निर्भरता। यहाँ से सर्वर डाउन होने या तकनीकी खराबी आने पर पूरा कामकाज ठप हो सकता है, ठीक। तो गैस अगर नेटवर्क वगैरह इशू हो, सर्वर डाउन हो तो वैसे में क्या होता है जो सरकारी सेवा है तो वो हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो वही है जिससे लोगों को परेशानी होती है। फिर नेक्स्ट आता है उच्च लागत, ई गवर्नेंस के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने और उसके रखरखाव में भारी खर्चा आता है। तो बस जितना भी सरकारी सेवाएं हैं उसको ऑनलाइन में परिवर्तित करने में गैस काफ़ी ज़्यादा लागत आ रहा है, उसका मेंटेनेंस में भी काफ़ी खर्चा होता है, ठीक। तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये था गाइस हानियाँ, ये 3 हानियाँ था, डिजिटल डिवाइड, गोपनीयता और सुरक्षा का खतरा और उच्च लागत। तो गाइस सब इंग्लिश वालों के लिए देख लेते हैं। गवर्नेंस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ई गवर्नेंस का फुल नेम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही गैस ये स्टार्ट हुआ है टू डिलीवर न्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ताकि जो न्यू पॉलिसीज है प्रोसीजर्स है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिलीवर हो लोगों तक। फिर नेक्स्ट आता है द जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया बिगेन इन 1970s।
The first step towards electronic governance was taken in 1970 with the establishment of Department of Electronics. तो 1970 में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेब्लिश होते हैं और यही फर्स्ट स्टेप है ई गवर्नेंस का। फॉलोइंग दिस द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है NIC, was established in 1976 to 1977। तो 1976 से 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बना था और इसकी जगह हम लोग 1977 बस लिख सकते हैं। which initiated the computerization of government offices at the district level। तो इसके थ्रू क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में कंप्यूटर से काम शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट आते हैं टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट ई गवर्नेंस ऑन नेशन वाइड स्केल, द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP was approved on May 18, 2006। तो नेशनल लेवल पर इसको ई गवर्नेंस को लाने के लिए क्या हुआ था, 18 मई 2006 में अप्रूव्ड हुआ था, किस पर, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान पर, NEGP पर। फिर नेक्स्ट आता है टू फर्दर एम्पावर ई गवर्नेंस, द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 1, 2015। तो ई गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए जुलाई 1, 2015 को क्या हुआ था, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था with the objective of making all government services available to citizen electronically। और जिसका एम क्या था कि जितना भी गवर्नमेंट सर्विसेज है तो वो अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पर एम्स ऑफ ई गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेक गवर्नमेंट प्रोसेसेस स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट सो दैट सिटीजन्स कैन इजीली एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जितना भी गवर्नमेंट सर्विसेज है तो उसको स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बनाना है। ठीक, ज़्यादा आंसरेबल बनाना है जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस है। E-governance in India aims to strengthen the accessibility, effectiveness and quality of गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज है तो उसका एक्सेस, इफेक्ट और जो क्वालिटी है उसको अच्छा बनाना है इसका और एक उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है, इट सिक्स टू मेक गवर्नमेंट प्रोसीजर सिंपलर, more transparent, engaging, providing convenience to citizen, ensuring the faster development or of government services। तो इसका और एक जो एम है तो वो क्या है, जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस है, प्रोसीजर्स है, तो उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है, ज़्यादा एंगेजिंग बनाना है और ऐसा बनाना है कि जो सिटीजन को पसंद आए। ठीक, ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसका एडवांटेजेस, सेव टाइम एंड लेबर। तो लंबे लाइन वगैरह में लगना नहीं पड़ता है, जिससे लेबर और टाइम दोनों ही सेव हो जाता है। तो देखिए, इट मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल टू एक्सेस government services, which saves both time and effort. People no longer have a stand in queues for hours। फिर नेक्स्ट आता है कोस्ट रिडक्शन। तो जो कोस्ट है तो वो कम होते हैं। द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिड्यूसेस द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो ये कॉस्ट को कम करते हैं क्योंकि पेन पेपर वर्क नहीं होते। फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो उनका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है ऑनलाइन होने के लिए। ठीक, ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो होने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो
उनका जो नंबर है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो फिर नेक्स्ट आता है इजी एक्सेस। Citizens can avail themselves of government services such as caste certificate, income certificates, bill payments from the comfort of their homes, eliminating the need to visit गवर्नमेंट ऑफिसेस रिपीटेडली। तो जैसे कि पेमेंट हो गया, कोई सर्टिफिकेट बनाना हो गया, तो वो अपने घर से ही बना सकते हैं। उस उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस के चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इट enables direct communication between government and public, making it easier to gather public opinion for policy making। तो इसका दूसरा एक जो लाभ है, जो एडवांटेज है, तो वो क्या है कि पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, जिससे गवर्नमेंट को जो पब्लिक का ओपिनियन है वो पता चल सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मनी। तो डीबीटी से क्या होता है, जो मनी है ट्रांसफ़र हो सकता है गवर्नमेंट, देखिए मनी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम रिचेस द बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट। तो गवर्नमेंट स्कीम में जो मनी है तो वो बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है, एलिमिनेटिंग द रोल ऑफ मिडलमैन। तो कोई भी मिडलमैन का रोल यहाँ पर जिससे देखने को नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल लॉकर, या फिर हम लोग देखिए डिजी लॉकर, इसका नेम गैस आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट है तो उसको हम लोग ऑनलाइन सेव करके रख सकते हैं, और जिससे हम लोग को एक बेनिफिट मिलता है कि हमें जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो हमें हर जगह ले जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग डिजी लॉकर में सेव डॉक्यूमेंट से अपना काम कर सकते हैं। तो सिटीजन कैन स्टोर देयर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सिक्योरली इन डिजी लॉकर, रिमूविंग द नीड ऑफ कैरी फिजिकल कॉपीज। ठीक, फिजिकल कॉपी को हमेशा ले जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज। जो ई गवर्नेंस है उसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला है डिजिटल डिवाइड। तो हर किसी को सोसाइटी में हर किसी को टेक्निकल नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो उस स्थिति में उन उन तक जो गवर्नमेंट सर्विसेज है तो वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो पीपल इन सोसाइटी हु आर नॉट टेक सेवी lack access to the internet and computers may be deprived of government services। प्राइवेसी सिक्योरिटी रिस्क रहता है डेटा हैकिंग वगैरह का। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ पर्सनल डेटा थेफ्ट एंड हैकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट्स। तो गवर्नमेंट वेबसाइट से डेटा हैक का भी डर रहता है। फिर नेक्स्ट आता है जैसे कि गैस इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी गैस एक वैसा वेबसाइट, मतलब जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि वो गवर्नमेंट वेबसाइट है लेकिन वो गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, ठीक। तो उसमें गैस अगर हम लोग डेटा को डाल देते हैं तो हो सकता है हैक वगैरह हो जाए, ठीक। तो इसका खतरा रहता है। फिर टेक्निकल डिपेंडेंसी, इफ़ द सर्वर डस गोस और टेक्निकल ग्लिच occurs, the entire operation comes to standstill, causing significant inconvenience to public। तो अगर टेक्निकल वगैरह इशू होता है तो उस स्थिति में जो सर्विसेज है तो वो ठीक से हम लोग नहीं ले सकते हैं, या बोल सकते हो जो सर्विसेज है तो वो हम लोग नहीं ले सकते, जैसे कि इंटरनेट वगैरह इशू में, ठीक। तो वैसे में क्या हो सकता है कि जो सर्विसेज है तो उसके लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सर्विसेज हम लोग ले नहीं सकते। तो ये इशू देखने को मिलता है। हाई कॉस्ट setting up the necessary infrastructure for e-governance and its going maintenance requires heavy investment and high expenses।
तो जो ई गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। तो ये काफ़ी खर्च आ जाता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में, बनाने में, ठीक। तो ये है गाइस। तो आई होप कि गाइस जो आज का वीडियो है उसमें जो जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।